अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस की हमारी ये पहली क्लास है, पहली ओरिएंटेशन है। अल्लाह के नाम से स्टार्ट करेंगे तो पहले रेसिटेशन से स्टार्ट करेंगे सूरह इखलास की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद दुरूद इब्राहिम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कैफ 7 आई है हमारा पेपर की डिस्कशन, सब्जेक्ट की डिस्कशन करने से पहले या मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले इसका थोड़ा बहुत माइंड सेट की बात करते हैं। इस सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, बहुत सारे डिसीजन लेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, बिजनेस को एनालाइज करना है। बिजनेस के एनालिसिस की बेसिस में आप डिसीजन लेना सीखेंगे। अगर इसमें ना हम लोग 3 मेन डिसीजन ले रहे होते हैं और ये पेपर हमारा किससे लेंगे, एक तो CA फाइनल का पेपर, एक होता है CFA4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस, जिसका पहले नाम था BFD, उस पेपर से लेंगे। इस पेपर का पहले नाम क्या हुआ करता था, कैफ 6 मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस। इस पेपर के अंदर आप 3 से 4 ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके बिजनेस को क्या करने, बिजनेस को सर्वाइव और बिजनेस किस तरह ग्रो कर रहा होता है उस पर ये इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले इसके माइंडसेट की बात करते हैं। ये पेपर कोई रिपोर्टिंग का पेपर नहीं है, ना ऑडिट का पेपर है। रिपोर्टिंग के पेपर में क्या होता था, आपको एक फिक्स फॉर्मेट दिए होते थे, आपको पता था कि एक डिस्क्लोजर है वो बनाना है, आपको बताया था ये क्राइटेरिया फॉलो होता है, ये आइटम्स आते हैं। आप एक एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, पास्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। जी अच्छा, वो इसकी नजर नहीं आ रही थी, उसको नजर आ रही थी, हाफ नजर हाफ। अच्छा अब सेट है। परफेक्ट, कौन सा अगर आ सकते हैं तो फिर वो सही। तो इस सब्जेक्ट में ना आपको अकाउंटेंट बनना है, ना ऑडिटर बनना है। इस सब्जेक्ट में ना आपको मुंशी बनना है। इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, एक डिसीजन मेकर बनना है। आप इस सब्जेक्ट में बहुत सारे डिसीजन लोगे, आप बिजनेस को एनालाइज करोगे। आप जब केस स्टडीज को सॉल्व करोगे, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज आती है, इसमें नंबर वाले सवाल भी आते हैं। लेकिन जब भी कोई सवाल को देखोगे, उस सवाल को इस तरह देखोगे कि आप उस बिजनेस के एक की मेंबर हो, आप उस बिजनेस के एक डिसीजन मेकर हो, आप उस बिजनेस के CEO, उस बिजनेस के CFO। इस सब्जेक्ट में आप डिसीजन लोगे। इस सब्जेक्ट में आप क्या हो, डिसीजन मेकर। इस सब्जेक्ट में आप CEO CFO। ये सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कैफ का वर्जन है। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, कैफ वर्जन ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। आगे जो फाइनल में पेपर पढ़ेंगे उसका 60% हिस्सा आप इधर पढ़ेंगे। ये जो MFA का सब्जेक्ट है, इसको पहले ना कैफ 6 MFA बोला जाता था। ये पेपर पहले कौन सा था, कैफ 6 MFA का पेपर था। अब ये पेपर क्या हो गया, कैफ 7 BIA। ये पेपर आपका है ना, MFA भी रिसेंटली आया था, पहले MFA भी नहीं होता था। अभी कुछ रिसेंट 10 अटेम्प्ट से ये MFA आपका पेपर आया है, अराउंड 10, 11, 12 अटेम्प्ट से होगी। पहले आपका सिर्फ एक ही पेपर होता था। इस पेपर को पता है क्या बोलते हैं, ACCA में भी ये पेपर है जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये वैसे ही सेम टू सेम पेपर है।
पहले क्या होता था, एमएफए से पहले क्या होता था कि आपका पूरी सीए की जर्नी में एक ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता था। तो जब आप सीए फाइनल के अंदर ही पेपर पढ़ते थे ना, तो स्टूडेंट्स को कोप अप करने में मुश्किल होती थी। अब आपको कैफ में आपको बेसिक्स और बेसिक्स इंटरमीडिएट लेवल का करवा दिया जाता है, ताकि आप जब सी फैप में जाते हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। ये सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा कंसाइज है, बहुत कंसाइज, बहुत फोकस सिलेबस है। और ये कैफ का वन ऑफ द प्रैक्टिकल पेपर है, मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर। आप यहाँ जो पढ़ेंगे वो आप इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे। आप अगर ऑडिट में जाएंगे, ऑडिट की फील्ड में जाएंगे, कोई भी फर्म को ज्वाइन करेंगे, जब आप मल्टीपल कंपनीज का, जैसे कोई भी कंपनीज का ऑडिट करेंगे ना, तो आप इस चीज़ों को लाइव ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है, किस तरह इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है, किस तरह रिस्क को एज किया जाता है, किस तरह रिस्क को मैनेज किया जाता है। ये पेपर पूरा आपका रियल लाइफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की बेसिस में, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है। जो जो पढ़ेंगे वो आप इम्प्लीमेंट करते हुए प्रैक्टिकली देखेंगे। और इस पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पेपर का एवरेज पासिंग रेशियो है 50%। इसका मतलब क्या है, कैफ के दूसरे सब्जेक्ट देखिए तो पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। एक आसान पेपर है, एक सिलेबस कंसाइज है, सिलेबस इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी है। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। हमारे पास नंबर्स भी आते हैं, 60% हमारे नंबर्स आते हैं, और हमारी 35 to 40% क्या आ रही होती है, केस स्टडीज आ रही होती है, केस स्टडीज आ रही होती है। अब इसकी अगर मैं 35 to 40% थ्योरी आ रही होती है, केस स्टडीज आ रही होती है। इसका सिलेबस खोलने से पहले मैं सोच रहा हूँ इस सिलेबस को आपको पहले एक बार पूरा घुमा के दिखा दो, मतलब एक पूरा ओवरव्यू देख ले। आधे पौने घंटे के अंदर पूरा सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं, फिर उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सी ग्रेड्स है, कौन सी ग्रेड कितने मार्क्स की आ रही है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके पेपर में। तो आप अज्यूम करें आज आप बन गए सीईओ, एक कंपनी है ज़ेब राइट्स। ये ज़ेब राइट्स क्या करती है, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती है, ईवी बनाती है। कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, कौन सी बनाती है, बाइक बनाती है। आजकल आपको पता है वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप इसके सीईओ है, अब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट के मैच में आप लोग क्या देखते हैं पहले, क्या पिच सही है, क्या मौसम सही है। ऐसा तो नहीं है बारिश का मौसम है, मैच कैंसिल तो नहीं हो रहा। वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस का वेदर देखना होता है, आपको बिजनेस का एनवायरमेंट स्टडी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस मैं कहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, मुझे पाकिस्तान का लीगल लैंडस्केप देखना पड़ेगा, मुझे पाकिस्तान में सोशल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, मुझे पाकिस्तान का बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरी जो इंडस्ट्री ईवी इंडस्ट्री, उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी होता है आप बिजनेस वेदर समझिए, आप प्रॉपर प्लानिंग करें। इसके लिए हम लोग क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, पेस्टल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पेस्टल आपका क्या करता है, आपको हेल्प करता है आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर सके, आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए क्रिकेट में टीम तो आपकी होती है, अभी हम लोग टीम की बात नहीं कर रहे। मैच स्टार्ट होने से पहले आप टीम को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे स्टेडियम अवेलेबल है, स्टेडियम के अंदर क्या मौसम सही है, पिच सही है, बाकी सारी चीजें ऑर्डर में है। तो पेस्टल क्या करता है, इंटरनल एनालिसिस नहीं करता, आपकी एनालिसिस नहीं करेगा, टीम कैसी है वो नहीं करेगा, बिजनेस कैसा है वो नहीं करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स देखता है जो आपके हाथों में नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, जो आपके हाथों में नहीं है। जैसे क्रिकेट के मैच में मौसम आपके हाथों में नहीं होता, वैसे ही बिजनेस में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके हाथों में नहीं है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, लीगल फैक्टर। ये जो 6 फैक्टर्स है, ये 6 फैक्टर्स कोई भी आपके हाथ में नहीं है, आपको खुद अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को फिर चलाना पड़ेगा। तो पेस्टल फॉर एग्जांपल मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, ईवी बिजनेस। मेरा बिजनेस क्या है, ज़ेब राइड्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाऊंगा। अब मैं देखूंगा इकोनॉमिक फैक्टर, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो रही है 25%, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, ईरान इसराइल की जंग हो गई, पेट्रोल कितने का हो गया, अभी आज हमारी पेट्रोल की क्या प्राइस है, 378 की प्राइस चल रही है, पेट्रोल बहुत महंगा है। इसका मतलब लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ईवी बाइक में। तो इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन तो मेरे लिए फेवरेबल लग रही है, मेरे हाथों में नहीं है कुछ, मैं पेट्रोल को कम बढ़ा नहीं सकता, लेकिन आज जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है दैट इज फेवरेबल टू मी, इकोनॉमिक कंडीशन मुझे सूट कर रही है। फिर मैं पॉलिटिकल फैक्टर देखूंगा। पॉलिटिकल फैक्टर मैंने अभी ऑब्जर्व किए, पाकिस्तान में एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ गई 2020 टू 2025, इसके बाद वाली 2026 टू 30 वाली भी पॉलिसी आ रही है। जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया मुझे पता चला मुझे बहुत ईवी सेक्टर को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बहुत सारी टैक्स बेनिफिट्स है, बहुत सारी ड्यूटी कट्स है। इसका मतलब जो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है वो भी मेरे फेवरेबल है। फिर मैंने देखा सोशल, ऐसे क्या सोशल, जेन जी क्या चाहती है? जेन जी चाहती है ऐसी बाइक हो जो स्मार्ट बाइक हो, जो ग्रीन मतलब जो पेट्रोल सस्टेनेबल बाइक हो, जो आपका एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। पेट्रोल क्या करता है? आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, आपका एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक क्या है? आपकी ग्रीन रिसोर्स है, सस्टेनेबल रिसोर्स है, साइलेंट रिसोर्स है, इंजन से आवाज भी नहीं आती। अगर आप ईवी में बैठेंगे तो बिल्कुल भी वो नॉइज भी नहीं करता। तो सोशल, हमारा सोशल फैक्टर भी क्या है? हमें पता चला कि जेन जी में ईवी बाइक्स की डिमांड बहुत अच्छी है। इसका मतलब मैंने जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल बिजनेस वेदर को आइडेंटिफाई किया, मैंने इसको जब रिसर्च की तो मुझे पता चला यार मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो फेवरेबल है, मुझे बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिसर्च किया। अब मेरे लिए जरूरी है मैं अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करो। मेरे दुश्मन कौन है, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है मैं मेमोरी पर में बाइक से आ रहा हूँ, और भी बहुत सारी कंपनी ये सेम काम कर रही होगी, तो मुझे देखना है मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। अच्छा, मैं बाइक नहीं बना रहा, मैं इलेक्ट्रिक बाइक की राइडिंग सर्विस बना रहा हूँ, एलिंग सर्विस। जैसे बाइकें हैं ना, वैसे ही मैं ज़ेप राइड्स बना रहा हूँ। इसका मतलब अब जो राइड्स होगी ना वो कौन सी होगी? ईवी बाइक्स में होगी। ईवी बाइक्स में क्या होगी? ईवी बाइक्स का बाइकिया बना रहा हूँ मैं, ज़ेप राइड्स। मतलब जो भी एलिंग सर्विस है हमारी, जो भी बाइक आएगी ना आपको छोड़ने के लिए, वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक बाइक होगी। अब मुझे अपना कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा आज मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, आज मैदान के अंदर कौन मौजूद है। मैंने देखा बाइकिया मौजूद है, इनड्राइव मौजूद है, येंगो मौजूद है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स है। अगर मैं एंट्री करता हो तो मेरी प्राइस में इनसे जंग होगी, क्या मैं वो प्राइस और जीत पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल बाइकिया वही सर्विस दे रही है 120 में, क्या मैं उनसे कॉम्पीट कर पाऊंगा? तो पहले तो मुझे देखना है कि आज मैदान के अंदर कौन मौजूद है, आज मेरा किसके साथ मुकाबला है, आज मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, आज मेरा एनिमी कौन है। उसके बाद मुझे और फैक्टर देखने पड़ते हैं। न्यू एंट्रेंट्स का मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन और कौन से कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है जूम राइड्स, मुझे लग रहा है ये बिजनेस आ सकता है। ये बिजनेस अब मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कोई भी नए बिजनेस के लिए, न्यू एंट्रेंट्स के लिए क्या देखना पड़ेगा, कोई भी नए बिजनेस के लिए आना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। मैं क्या रिसर्च करूंगा? बैरियर टू एंट्री। मैं देखूंगा बैरियर टू एंट्री है या नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा अपने बिजनेस के मॉडल को देखूंगा, क्या मेरा बिजनेस मॉडल कॉपी करना बहुत आसान है? इसका मतलब न्यू एंट्रेंट्स बहुत आसानी से आ सकते हैं। क्या इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है? हाँ, इन्वेस्टमेंट कम आनी चाहिए होती है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ सकते हैं आसानी से। इस बिजनेस के अंदर क्या रेगुलेशन है? अगर रेगुलेशन नहीं है तो और बहुत सारे बिजनेस एंटर आसानी से हो सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर क्या कस्टमर लॉयल्टी का फैक्टर है? अगर कस्टमर लॉयल्टी का फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब नए बिजनेसेस आराम से आ सकते हैं। तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा बैरियर टू एंट्री है या नहीं। अगर बैरियर टू एंट्री है तो इसका मतलब मैं न्यू एंट्रेंट से थोड़ा बहुत सेफ हो। अगर बैरियर टू एंट्री नहीं होगी तो इसका मतलब नए कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, मुझे कॉपी करेंगे और मेरी मार्केट छीन सकते हैं। तो मुझे ये भी रिसर्च करनी पड़ती है। फिर सप्लायर पावर, अब ज़ेप राइड्स को क्या करना है? बाइकें चलानी है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स की, तो मुझे बहुत सारी बाइकों की जरूरत होगी। बाइकों में क्या होती है? बाइक्स में क्या लगती है? बैटरी लगती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? बैटरी कंपोनेंट है। अब मैं जिस सप्लायर से बैटरी ले रहा हूं वो क्या है? एक चाइनीज सप्लायर है, एक चाइनीज बैटरी ले रहा हूं चाइनीज सप्लायर से। अब मुझे देखना है मेरी सप्लायर की पावर कितनी है जिससे मैं बैटरी लेता हूं। क्या वो ऐसा हो सकता है कि रातों रात उसने अपनी बैटरी की प्राइस डबल कर दी और मेरा बिजनेस उधर ही आउट हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बाइक्स बना रहा हूँ, सही है, इसके लिए, ये सेक्टर के लिए, ये एलिंग सर्विस के लिए, ये राइडिंग सर्विस के लिए। अब अचानक से चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने बोला हम जो आपको ₹1,00,000 की बैटरी दे रहे थे अब वो देंगे 2,00,000 की। मेरी कॉस्टिंग पूरी आउट हो जाएगी। अब मुझे देखना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करना पड़ेगा मेरी सप्लायर की पावर कितनी है। अब मैं ये कैसे रिसर्च करूंगा? मैं देखूंगा मेरे पास क्या अवेलेबल सप्लायर्स है, वो बहुत सारे
या एक ही है? अगर एक ही सप्लायर, एक ही बंदा है, एक ही बिजनेस है जो ये बैटरी बनाता है, इसका मतलब सप्लायर की पावर बहुत ज्यादा है। सप्लायर मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है, सप्लायर की वजह से मुझे डिसीजन चेंज करने पड़ सकते हैं। अगर बहुत सारे मार्केट में सप्लायर अवेलेबल है तो सप्लायर की पावर कम हो गई। जब सप्लायर की पावर कम हो गई तो मुझे मसला नहीं है, जब ये प्राइस डबल करेगा तो मैं दूसरे सप्लायर में शिफ्ट हो जाऊंगा। इसका मतलब सप्लायर की पावर नहीं है। और सप्लायर की पावर कौन कौन से फैक्टर से चेक कर सकते हो? ये चेक कर सकते हो जो मैं प्रोडक्ट सोर्स कर रहा हूं सप्लायर से, क्या वो प्रोडक्ट यूनिक है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी और से नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है, अगर यूनिकनेस है, तो इसका मतलब सप्लायर की पावर वापस ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट नॉर्मल है जो आम तौर पर मिल जाता है, इसका मतलब फिर सप्लायर की पावर कम है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और पोर्टर 5 फोर्सेस जब हम लोग ओरिजिनली ऑफिशियली पढ़ेंगे चैप्टर, तो इसमें आपके 5 चीजें होती है, 5 फोर्सेस होती है। एक होती है राइवलरी, एक होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एक होती है स्ट्रेंथ ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, एक होती है स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ये 5 फोर्सेस है जिसको हमें स्टडी करना पड़ता है ताकि हमें पता चले हमारा कंपटीशन कितना स्ट्रांग है, हमारी कंपटीशन, हमारे दुश्मन कितने स्ट्रांग है। आगे चलते हैं। 5 साल हो गए, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे 5 साल हो गए। अब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए हमारे बिजनेस के अंदर, सही है। अब 5 साल हो गए, हमारी इलेक्ट्रिक बाइक भी चलती है, इलेक्ट्रिक बाइक चलती है, सही है। ईवी बाइक जो हम लोग राइडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक बाइक के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, CD70 ये कौन सी पेट्रोल वाली बाइक, ये पेट्रोल वाली बाइक भी अब हमारी चल रही होती है, सही है। CD70 भी चला रहे। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी निकाल ली, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चला रहे हम लोग, सही है। और इसके अलावा एक और हमारा रेवेन्यू का ऑप्शन है, वो है ज़ैप एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब हमारी जो बाइकें चल रही है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बैनर। इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बैनर। और कंपनी इसको कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये बैनर्स लगवाओ और हमें पैसा दो। मतलब हमारी 4 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। कितनी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू? 4। एक तो मैं इलेक्ट्रिक बाइक चलवाता हूँ, उसका जो राइड के पैसे मिलते हैं वो। फिर एक मैं पेट्रोल वाली बाइकें चला रहा हूँ जो बाइकें भी चलाती है। फिर मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चला रहा हूँ जिससे राइड के पैसे मिलते हैं। और चौथा रेवेन्यू मेरा क्या है कि मैं बाइकों गाड़ियों के ऊपर, अपनी बाइकों गाड़ियों के ऊपर क्या है, बैनर्स लगाता हूँ कंपनीज के, उससे पैसा आता है। अब मेरे पास 50 मिलियन रुपीस आए। अब मेरे पास 50 मिलियन रुपीस आए। अब मैं कौन से मॉडल में पैसा लगाऊं? क्या मैं पेट्रोल वाली बाइकों में पैसा लगा दूं? क्या मैं एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप्स को ग्रो करूं, उस पर पैसा लगाऊं? क्या मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पैसा लगा दूं? क्या मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में पैसा लगा दूं? ये 4 प्रोडक्ट्स में आता हूं। अब मुझे डिसाइड करना है जो 50 मिलियन है वो कहाँ लगाना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स बताता है आपको पैसा कहाँ निकालना है, पैसा कहाँ लगाना है। अब ये हमारे पास ग्राफ है, देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या आता है, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब आपका कितना शेयर है, आपका, आपकी कंपनी का कितना शेयर है, आपकी कंपनी का कितना शेयर है, सही है। लो है, हाई है, मेरा मार्केट शेयर कितना है। दूसरी साइड अगर वाई एक्सिस में देखिए ग्रोथ रेट, ये इंडस्ट्री का है, ये इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, क्या इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है या इंडस्ट्री बहुत स्लो ग्रो कर रही है। अब अगर आप देखें, मैं जब प्रोडक्ट्स प्लेस करूंगा तो कुछ ऐसी चीजें बनती है। अगर मार्केट शेयर भी आए, मतलब मेरी कंपनी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्टिव है, डोमिनेंट है और मार्केट ग्रो भी कर रही है, तो उस प्रोडक्ट को बोलते स्टार। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्टार। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्टार। कौन सा प्रोडक्ट जिसमें मेरी कंपनी का मार्केट शेयर भी ज्यादा है, इसका मतलब आई एम डोमिनेंट, मैं डोमिनेट कर रहा हूं उस चीज में। और सेकेंडली मार्केट भी बहुत ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। और ऐसे दोनों चीजें आ गई, दोनों अगर आ गया तो वो प्रोडक्ट कौन सा है, स्टार। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहिए। इस प्रोडक्ट में पैसा लगाओगे, इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका एम्पायर है, ये आपका बिजनेस का कोर है, इसको पैसा लगा के प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसमें आपका मार्केट शेयर भी ज्यादा है और इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। अगर आप दूसरी साइड देखो, मार्केट तो बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन आपका शेयर लो है। मार्केट ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन आप डोमिनेट नहीं करते उस इंडस्ट्री में। वो आपका कौन सा होता है प्रोडक्ट, क्वेश्चन मार्क। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आपको सोचना पड़ता है बैठ के, क्या मैं इसमें पैसा लगाओ और इसको स्टार बनाओ, इसको पैसा लगा के स्टार बनाओ, या इसको मैं जाने दो, या मैं इसको जाने दो। फिर आपका ऐसा आता है
ऐसा आता है जिसमें आपका मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा है, आप उसमें डोमिनेट कर रहे हो, उस चीज में आप उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री स्लो है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। उस चीज को क्या बोलते हैं? कैश काउ। कैश काउ को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है, बस पैसा निकालना होता है, क्योंकि पैसा बना के दे रहा है आपको। इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही लेकिन आपका मार्केट शेयर आए तो इसकी वजह से आपको पैसा बन रहा है आपका, तो आपको क्या करना होता है? बस वो कैश काउ है, मिल कटते रहना है और पैसा बनाते रहना है। फिर ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री ग्रो भी नहीं कर रही ना, मेरा उसके अंदर मार्केट शेयर है, मेरा मार्केट शेयर भी लो है और इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर रही, उस चीज को बोलते हैं डॉग। ये आपका वैसा प्रोडक्ट होता है, उसको आपने कोई इन्वेस्ट नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, इस प्रोडक्ट को जाने देना है, क्योंकि ये डॉग प्रोडक्ट है, इसका नाम मार्केट शेयर है, ना मैं डोमिनेट करता हूँ ना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो अगर आप देखिए स्टार्ट क्या है कि ग्रोथ भी आए और डोमिनेंस भी है मेरी, तो मेरा एक्शन क्या होगा? मेरा एक्शन क्या होगा? मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि मेरा आए मार्केट शेयर है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? ग्रोथ तो आए लेकिन मेरी डोमिनेंस नहीं है, मेरा मार्केट शेयर नहीं है। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पैसा डालो या इसको छोड़ दो, रिस्की ऑप्शन है, पैसा डालना रिस्की ऑप्शन है। नंबर 2 कैश का क्या होता है कि मार्केट खत्म हो गई, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही लेकिन मेरा मार्केट शेयर मौजूद है, पैसा छाप रहा है, वो इंडस्ट्री वो चीज पैसा छाप रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, मेंटेन करते हो ताकि जो पैसा बन रहा है वो निकलते रहे। फिर चौथा प्रोडक्ट क्या होता है? डॉग। डॉग में क्या है? मार्केट आपकी डेड है, मार्केट आपकी डेड हो गई है और आपकी डोमिनेंस भी नहीं है, ना आपका इंटरेस्ट है। एक्शन क्या है? जाने दो, छोड़ दो, इसको खत्म करो, मार दो। आगे चलते, हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स थे, अब हम लोग प्रोडक्ट्स को मैप आउट करते हैं। अब मैप आउट करते हैं, सही है। ये जो ईवी बाइक्स है, ईवी बाइक की सर्विसेज मेरी बहुत चलती है। मैंने आपको स्टार्ट में अपने बिजनेस स्टार्ट ही कैसे किया था? ईवी बाइक की सर्विसेज, ईवी बाइक की राइड हीलिंग सर्विस, तो ये बहुत ज्यादा चलती है। इसका मतलब मेरा मार्केट शेयर इसमें क्या है? बहुत आए। और फिर मैंने नोटिस किया कि लोग पेट्रोल की बाइक से ईवी बाइक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, तो लोग सब्स्टिट्यूट में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ईवी बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं राइडिंग के लिए। तो इसका मतलब मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और मेरी भी डोमिनेंस है। तो ये वाली बाइक कहाँ आ गई? इधर आ गई। ये मेरा क्या हो गया? स्टार प्रोडक्ट। ये स्टार प्रोडक्ट हो गया, मतलब 50 मिलियन का एक अच्छा पोर्शन मैं इस पे लगाऊंगा, ये मेरा हो गया स्टार प्रोडक्ट। अब नोटिस करते हैं हम लोग गाड़ी में। गाड़ी में अभी मैंने ईवी कार राइडिंग स्टार्ट की है, ईवी कार की राइड हेलिंग सर्विस मैंने अभी स्टार्ट की है। मेरा मार्केट शेयर बहुत कम है, मैं मार्केट में अभी डोमिनेट नहीं करता, लेकिन मैंने देखा ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है। ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री क्या है? ग्रोइंग है। ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसका मतलब मार्केट ग्रोथ आए है, मेरा मार्केट शेयर लो है, तो ये आपका इधर आ गया। अगर मार्केट शेयर लो होता है, इंडस्ट्री आए होती है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा देखिएगा, CD70 बाइक। ये मैं अभी मैं अपने हिसाब से देखूंगा। देखिए अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है, हर बिजनेस का है ना ये BCG मैट्रिक्स अलग बनता है। किसी BCG फॉर एग्जांपल जो होंडा कंपनी होगी या बाइकिया कंपनी होगी, उसके BCG मैट्रिक्स में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, लेकिन मेरे BCG मैट्रिक्स में मेरा क्या काम है? ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स का काम है। इसका मतलब मेरा जो मार्केट शेयर है वो पेट्रोल की बाइक में बहुत कम है, क्योंकि मेरा फोकस सारा कहाँ है? इलेक्ट्रिक बाइक्स में। ये तो लो हो गया। और मैंने अगर नोटिस किया, मैंने देखा कि इसकी अब ग्रोथ भी कम हो गई। अब बाइकिया वाले भी कहाँ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं? ईवी बाइक्स में कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये CD70 पेट्रोल वाली बाइक है, ये मेरी कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी, क्योंकि ना मेरा मार्केट शेयर इसमें ज्यादा है, मैं थोड़ी बहुत ये पेट्रोल वाली बाइकें चलाता हूँ, ना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो मैंने इसको कहाँ डाल दिया? लो पे डाल दिया। और ये यहाँ कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉग प्रोडक्ट। अब तीसरा अगर मैं देखो, ज़ैप एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स, मेरा मार्केट शेयर आए, क्योंकि मेरे पास 10,000 ऐसी बाइकें हैं, 10,000 ये बाइकें, मेरे पास 100 गाड़ियां है अभी, और CD बाइक्स भी मेरे पास कितनी है? 100। इसका मतलब मेरे पास स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, मेरे पास हर गाड़ी में एक एक स्पेस है, हर बाइक में ऐसे छोटी छोटी स्पेसेस है। इसका मतलब ये पैसा बना के दे रही है, मेरा मार्केट शेयर इसमें ज्यादा है, मतलब पैसा अच्छा खासा मेरा बन रहा है, तो मैं इसको आए करूंगा, मार्केट शेयर में आए करूंगा। लेकिन अगर मैं ग्रोथ में मैं देखूंगा कि अब 10,000 बाइकें हो गई, अब बढ़ाना का फायदा नहीं है, अभी नहीं बढ़ पाएगी, अभी इंडस्ट्री में मैं और बाइकें नहीं बढ़ा सकता, गाड़ियां और नहीं बढ़ा सकता, 100 ही गाड़ियां मेरे पास, बाइकें भी मेरे पास ये 100 है। इसका मतलब मेरी ग्रोथ रुक गई है, तो इसको मैं कहाँ डाल दूंगा? इधर डाल दूंगा।
लूंगा कैश काउ कि पैसा बन रहा है क्योंकि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बाइकें पड़ी हुई है उसमें सब मैं एड्स लगा रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप्स लगा रहा हूँ, तो पैसा तो मेरा बन रहा है। तो अगर आप देखें तो हमने सब ये चारों प्रोडक्ट्स को ना क्लासिफाई किया है। अब इसका मतलब 50 मिलियन का ज्यादा हिस्सा मैं कहाँ लगाऊंगा, स्टार प्रोडक्ट में लगाऊंगा। फिर क्वेश्चन मार्क में मुझे डिसाइड करना है यार कि मुझे इसको क्या जाने दो या मैं एक रिस्क लो और पैसा डालो ताकि ये क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट हो जाए स्टार प्रोडक्ट में, ताकि मैं मार्केट शेयर इसका बढ़ा लो, ताकि मैं इस इंडस्ट्री को भी डोमिनेट कर दो। तो ये आपका रिस्की ऑप्शन होता है। फिर कैश काउ को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करोगे, ज्यादा पैसा नहीं डालोगे, पैसा बस जो बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है वो निकालते रहो। और ये डॉग था, इसको क्या करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे, जाने देंगे प्रोडक्ट को, सही है। ये हमारा क्या होता है, बीसीजी मैट्रिक्स। चैट बॉक्स में बताए क्लियर है। अभी हमने क्या किया, हमने थोड़ा बहुत पेस्टल को देखा, हमने थोड़ा बहुत पोर्टर 5 फोर्सेस को देखा, हमने फिर बीसीजी मैट्रिक्स को देखा, हमने पूरी एक्सटर्नल एनालिसिस कर ली। मुझे चैट बॉक्स में बताए क्लियर है, कोई सवाल चैट बॉक्स में प्लीज बताए, कोई सवाल है। चले आगे चलते, कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते। ये तो हमने एक्सटर्नल एनालिसिस की, अब हमें कुछ इंटरनल एनालिसिस भी करनी पड़ती है। देखिए हमने एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को देख लिया, हमने इंडस्ट्री को देख लिया, मार्केट में इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है, फिर हमने देख लिया कि हमारा कंपटीशन किस तरह का है। अब हमें एक चीज में आपको देखते हैं हम लोग, रिसोर्स क्या होती है। देखिए मेरे पास अगर पैसा पड़ा हुआ है 50 मिलियन पड़े हुए, 50 मिलियन मेरे पास पड़े हुए, तो वो कल को किसी भी कंपनी के पास पड़े हुए हो सकते हैं, वो बाइकिया के पास भी पड़े हुए हो सकते हैं, वो इनड्राइव के पास भी पड़े हो सकते हैं, वो येंगो के पास भी पड़े हो सकते हैं। अगर 50 मिलियन पड़े हुए तो वो चाइना के सप्लायर से बाइकें खरीद सकते हैं। अब कोई भी कंपनी 50 मिलियन से ये पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीद सकती है, बहुत बड़ी सी, वो बाइकिया हो, इनड्राइव हो, येंगो हो या मेरी कंपनी जेड राइड्स हो। अब ये क्या है, रिसोर्स है, ये पैसा या ये पैसा, ये बाइक क्या है, रिसोर्स है, ये पैसा, ये बाइक क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि ये किसी के पास भी हो सकता है, ये कॉमन चीज है, ये बिजनेस के लिए कॉमन चीज है। मैंने कुछ खास नहीं किया, कोई भी 50 मिलियन उड़ा के ये बाइकें खरीद सकता है, ये हमारे लिए रिसोर्स है। रिसोर्स किसी भी कंपनी के पास हो सकती है। कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, जो आपके बिजनेस को एक यूएसपी देता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट देता है, बिजनेस को जो ग्रो करने में हेल्प करता है, जो बिजनेस को थ्राइव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बना दिया। क्या बना दिया, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम। अब जो हमारा ऐप है ना, फॉर एग्जांपल जैप ऐप करके नाम है, अब जैसे ये आईबीए की क्लास चल रही है, ये आईबीए की क्लास जैसे ये सर एंड करेगी क्लास, ये तो सो रहा है, आईबीए की क्लास जैसे ही एंड होगी तो मेरे एल्गोरिथम में ना पहले टाइमिंग आईबीए क्लासेस की वो प्रिडिक्ट कर लेता है। सही, कोई भी डेटा में है वो प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे ही उसको पता चला ये क्लास एंड होने वाली है, वो सारे राइडर्स को बोलता है कि अपना रूट इस तरह का बना लो कि रास्ते में आपका ये यूनिवर्सिटी आ जाए, ताकि क्लास ऑफ होगी, बच्चे बाहर निकलेंगे, आप उस राइड को लेके निकल जाना फौरन। तो ये जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बनाया है ना, ये मैंने, ये कोई और कंपनी के पास मौजूद नहीं है, ये कोई इतनी आसानी से नहीं बना सकता। तो ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है। कोर कॉम्पिटेंस वो होती है जो एक रिसोर्स को दूसरे बिजनेस से अलग करती है। 50 मिलियन होना या ये बाइक्स होना, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, ये रिसोर्स है, ये कोई भी ले सकता है, कोई भी एक्वायर कर सकता है। लेकिन ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है। मैं कैसे चेक करूं क्या ये कोर कॉम्पिटेंस है या नहीं? इसका एक फ्रेमवर्क होता है, VRIO फ्रेमवर्क। VRIO फ्रेमवर्क बताता है कि ये रिसोर्स कोर कॉम्पिटेंस है या नहीं। पहले आप चेक करोगे कि जो आपने बनाया है क्या वो वैल्यूबल है। मैंने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बनाया है, हाँ वो वैल्यूबल है। फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, क्या वो रेयर है? हाँ वो रेयर है, क्योंकि डेटा सबके पास नहीं है और सब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम सारी कंपनी इतनी आसानी से नहीं बना सकते। मैंने बोला हाँ ये रेयर भी है। फिर मैं पूछूंगा इनइमिटेबल है, इसका मतलब होता है क्या ये हार्ड टू कॉपी है, कॉपी करने में मुश्किल होगी दूसरी कंपनी को। मैंने बोला हाँ मुश्किल होगी, यस। तीसरा सवाल, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजली ये इस्तेमाल होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इस्तेमाल करेगी? मैंने बोला हाँ इस्तेमाल करेगी। जब मेरे पास 4 यस आ गए, इसका मतलब कांग्रेचुलेशन, हमारे बिजनेस के पास एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो आपको जब रिसोर्स को चेक करना पड़ता है, क्या ये आपकी
कोर कॉम्पिटेंसी है तो आप कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हो, VRIO फ्रेमवर्क। ये इंटरनल एनालिसिस का एक चीज़ थी। इंटरनल एनालिसिस में हम लोग और बहुत सारी चीज़ और बहुत सारे मॉडल्स ही देखेंगे जैसे एक्सटर्नल एनालिसिस में भी हमें देखने हैं। अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ओवरव्यू पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले देखा बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है। अब हमने देखा बिजनेस को इंटरनली अपने अंदर अंदरूनी फैक्टर, अंदरूनी मामला को किस तरह एनालाइज करना है, उसका एक फ्रेमवर्क हमने देखा। बाकी मॉडल्स फिर हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे और इसको भी स्ट्रेस से पढ़ेंगे। ये तो बहुत तेजी से अभी मैं चल रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको सिलेबस दिखाना है बस मुझे। फिर हमारा बिजनेस चल रहा है, एक जर्नलिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो हमारी फैक्ट्री है ना, अब फॉर एग्जांपल ये ईवी बाइक्स थी ना, अब ये बाइक्स भी हम लोग खुद बना रहे हैं, बाइक्स हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और राइडर्स को देते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सही है। अब एक जर्नलिस्ट ने देखा कि हमारी फैक्ट्री में जब बाइक्स बनती है तो हमारा कुछ वेस्टेज होता होगा, कोई टॉक्सिक केमिकल निकलता है। अब हमारी कंपनी क्या करती है, टॉक्सिक केमिकल को क्या करती है, एक लोकल लेवल फैक्ट्री के बराबर एक कोई नदी बह रही थी, फैक्ट्री के बराबर कोई नदी जा रही थी, उस नदी के अंदर ही हमने क्या कर दिया, केमिकल डिस्पोज कर दिया। इसका मतलब हमने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया, एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया। मैं गया मैनेजर के पास, मैनेजर ने बोला सर अब जर्नलिस्ट को पता चल गया मेरे बिजनेस के लिए बहुत एक मुश्किल सिनेरियो आ गया है, क्योंकि अगर जर्नलिस्ट ने इस बात को पब्लिक कर दिया तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, अगर कोई लीगल केस कर दिया बिजनेस बंद हो जाएगा, बहुत मुश्किल मामला आ गया है। तो ये मैं मैनेजर के पास गया, ये मेरा मैनेजर है, मैंने कहा यार ये क्या क्या है। मैनेजर बोलता है इस चीज को फिक्स करने में 50 मिलियन लगेंगे, मतलब नदी के अंदर से ये केमिकल का इफेक्ट हटाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, 50 मिलियन की। अब जर्नलिस्ट को पता चल गया तो ये करना पड़ेगा। तो मैनेजर ने बोला नहीं 50 मिलियन कर नहीं करो, हम जर्नलिस्ट को खामोश करवा लेते, हम इंस्पेक्टर जो आएगा उसको खामोश करवा लेते, 2 मिलियन की रिश्वत देते हैं और हमारा काम कर लेते हैं। इसका मतलब मैं कितने रुपीस सेव कर लूंगा, 48 मिलियन सेव कर लूंगा। इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट अच्छे हो जाएंगे और मुझे बोनस मिल जाएगा, मैनेजर बोनस ले जाएगा। तो ये जब इसने बोला क्या ये एथिकली करेक्ट है, नहीं, तो इसको अब मैं एक डिलेमा में आ गया, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। अब इसमें ना हम लोग 2 मॉडल पढ़ेंगे आज। आपको क्लास में एक मॉडल का ओवरव्यू बता रहा हूं मैं। 2 मॉडल है, एक हमारे पास AAA मॉडल है, एक AAA मॉडल है और दूसरा टकर मॉडल है, टकर मॉडल। अब 2 मॉडल्स में हम लोग देखेंगे क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। देखिए एथिक्स हर बंदे की अलग होती है, कोई किसी चीज को राइट रॉन्ग समझता है, कोई किसी और चीज को राइट और रॉन्ग समझता है। तो हम लोग ये जब मॉडल को अप्लाई करते हैं ना, कोई भी एक मॉडल को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या हम डिसीजन ले या नहीं। अब टकर मॉडल में क्या होता है, 5 क्वेश्चन का मॉडल है कि आप अपने आपसे 5 सवाल पूछो, या ये जो हम लोग कर रहे थे ब्राइब दे रहे थे, ये जो ब्राइबरी कर रहे थे ये प्रॉफिटेबल है, हाँ ये बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं 48 मिलियन अपने बचा रहा हूं, मैं 48 मिलियन को सेव कर रहा हूं। लेकिन क्या ये लीगल है, ये लीगल नहीं है, रिश्वत देना लीगल नहीं है। क्या ये फेयर है, नहीं ये फेयर नहीं है, गलत कर रहे हो। क्या ये राइट है, ये राइट नहीं है। क्या ये एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है, नहीं है एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल। 4 क्रॉस आ गए। अब मुझे बताएं मैं क्या करूंगा, मैं इस मैनेजर को फायर कर दूंगा। इसने क्या बोला, रिश्वत दे दो, मैं इसको फायर कर दूंगा क्योंकि ये गलत डिसीजन ले रहा है, ये अनएथिकल डिसीजन ले रहा है, तो मैंने इसको फायर कर दिया। अब आगे चलते, ये इसमें ना अब 2 मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास में और एथिकल डिलेमास की बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे, जिसमें मुश्किल आपके पास केस स्टडीज आएगी जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं। ये तो बहुत आसान था ना कि रिश्वत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आएगी आपको दोनों साइड लग रहा होगा कि सही है या दोनों साइड गलत लग रही होगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 2 मॉडल इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेसिस में डिसीजन लेते हैं। अब देखिए आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, FAR पढ़ा है, CAF1, उसमें हम लोग क्या बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा सिर्फ क्या होता था, प्रॉफिट शो हो रहा होता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ हम लोग पैसों की बात कर रहे होते थे कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है। अब जो लोग है ना, अब जो पब्लिक है या जो इन्वेस्टर्स है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन देखता है, कौन कौन इस्तेमाल करता है, सबसे पहले ये बताए, इन्वेस्टर्स देखते हैं, शेयर होल्डर देखते हैं, गवर्नमेंट देखती है, थर्ड पार्टीज देखती है, सप्लायर देखती है, मैनेजमेंट देखती है, लेंडर्स देखते हैं, क्रेडिटर्स देखते हैं,
वो फोकस ग्रुप्स दिखते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब लोग चाहते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट नहीं दिखाओ, हमें बताओ कि सोशल इफेक्ट आप क्या ला रहे हो, सोशली आप क्या कर रहे हो काम, आप लोगों के साथ आपका क्या बिहेवियर है, आप अपनी लेबर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो, आप चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रहे, तो आपका सोशल इंपैक्ट बनाओ। फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट बताओ, क्या आपने एनवायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर नुकसान पहुंचाया कितना नुकसान पहुंचाया, फिर उस नुकसान को क्या कंपनसेट किया या नहीं। इस तीन फ्रेमवर्क को, इस तीनों को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। ट्रिपल बॉटम लाइन बोलता है अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बताओगे, प्रॉफिट, प्लेनेट, पीपल, इसका मतलब सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, तीनों चीजों में बात होनी चाहिए। ये क्या है, हमारी सस्टेनेबिलिटी। और इसमें हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ESG का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। सस्टेनेबिलिटी की ग्रिड नहीं ऐड हुई है, लास्ट अटेम्प्ट में ग्रिड ऐड हुई है, और 10 to 15 मार्क्स का सवाल लाजमी आता है, और ये एक आसान सवाल होता है, इसके अंदर एक स्टेक होल्डर मैपिंग थ्योरी आती है, वो हम लोग क्लास में करेंगे, जहाँ हम लोग देख रहे होते हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के देखने वाले या उससे अफेक्ट होने वाले, उसमें किनकी क्या पावर है और कितना इन्फ्लुएंस है, वो सब हम लोग देखेंगे क्लास के अंदर। लेकिन ये जब मैं बता रहा हूँ 10 to 15 मार्क्स है ना, ये फ्री के 10 to 15 मार्क्स है, बहुत आसान ग्रेड है, कुछ ही छोटे मोटे टॉपिक्स हैं और केस स्टडीज आती है। अब आगे चलते हैं, ये जो हमने पूरा किया ना, ये हमने थ्योरेटिकल केस स्टडी वाला पार्ट को डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इस सिलेबस में थोड़ी बहुत फाइनेंशियल साइड है, नंबर वाली साइड है, 50-60% आपके क्या आते हैं, नंबर आते हैं। अब आपका बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपके बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है 10 मिलियन रुपीज का। आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10 मिलियन रुपीज का। लेकिन जब आप बैंक में पैसे निकलवाने गए, आपके बैंक के अंदर 0 रुपीज पड़ेगा। आपने प्रॉफिट तो 10 मिलियन का किया, लेकिन आपका बैंक के अंदर 0 रुपीज मिले हुए। वेलकम टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैश वर्सेस प्रॉफिट, कैश अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है। कैश फ्लो अलग है, प्रॉफिट अलग है। हमारी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं मिला हुआ, इसका मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल आउट हुई हुई है, हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। हम लोग वर्किंग कैपिटल को सही से मैनेज नहीं कर रहे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कैश आपका कहाँ जा रहा होता है। प्रॉफिट तो आ रहा है, प्रॉफिट अलग चीज है, लेकिन कैश अलग चीज होता है। कि फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बाइक की ना राइडिंग को देते हैं कि आपको घर से यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करेंगे। तो हमने की हुई है, यूनिवर्सिटी वालों से डील की हुई है। फॉर एग्जांपल IBS, जेबिस्ट है, इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम लोग आपके स्टूडेंट्स को घर ड्रॉप करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक बाइक से। लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही है, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है ना, वो कितने दिन बाद पैसा देती है, 60 डेज बाद। इसका मतलब हमारा रिसीवेबल हमारे क्लियर कितने दिन बाद होते हैं, 60 डेज के बाद। अगर मैं दूसरी चीज देखो कि जो हमारी स्कूटर की मेंटेनेंस हो रही होती है, ये हमारी ना रोज हो रही होती है, फॉर एग्जांपल डेली बेसिस में। अब जहां से मैं मेंटेनेंस करवाता हूँ, वो मेरे से कैश मांगता है हर 7 दिन में। इसका मतलब ट्रेड पेबल को मैं हर 7 दिन में पैसे दे रहा हूँ, और मेरे पास पैसा जो आता है ट्रेड रिसीवेबल से वो 60 डेज से आ रहा है। इसका मतलब 53 डेज का गैप है, पैसा 60 दिन बाद आता है, लेकिन मैं क्लियर कितने दिन बाद करता हूँ, 7 डेज बाद करता हूँ। इसका मतलब मेरी वर्किंग साइकिल आउट हुई है, मेरा ट्रेड पेबल डेज कम है, मेरा ट्रेड पेबल डेज कम है और मेरा रिसीवेबल डेज ज्यादा है। मतलब पैसा आता बाद में, देना पहले पड़ता है। इस वजह से कैश आता ही नहीं है बिजनेस में, कैश बचता ही नहीं है बिजनेस में। तो आप पेपर में तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन इस कैश की वजह से आप बैंकक्रप्ट जा सकते हो। आपकी लिक्विडिटी, आपका बिजनेस के अंदर कैश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश को किस तरह मैनेज करना है। ये आपका पूरा चैप्टर देखेंगे हम लोग इस सिलेबस के अंदर, ये हमारे BIE के अंदर। उसके बाद अब ये जब देखा, CEO ने देखा कि यार ये तो पैसे बचे ही नहीं है। CEO ने बोला जो बजट बनाए थे, बजट क्या होता है, प्लान क्या हुआ आपने। फॉर एग्जाम्पल, आपने साल के स्टार्ट होने से पहले ही प्लान किया है, यार मेरी इतनी सेल होने वाली है, मेरे इतने परचेजेस होने वाली है, मेरा इतना खर्चा होने वाला है, मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है। CEO ने बोला जो बजट बनाए थे पार्ट डालो,
क्योंकि आप यार कैश ही नहीं रख पा रहे। और बजट करो स्टार्ट से, नए बजट बनाओ, एक एक रुपये का हिसाब चाहिए मुझे, हर रुपये का हिसाब चाहिए मुझे, एक एक पैसे का मुझे हिसाब चाहिए। क्या है जीरो बजटिंग। हम लोग बजटिंग के अंदर पढ़ेंगे किस तरह बजट बनते, किस तरह बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, और बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, बजटेड सेल्स, बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड परचेजेस, और सारी चीजें किस तरह बनी होती है। तो हमारे टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या बजटिंग, उसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट, अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं जो बिजनेस फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं वैक। वैक क्या होता है, इसके लिए मैं वन नोट करता हूं। अब फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हो गया है, बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, जैप बहुत बड़ा बन गया है, जैप राइड्स क्या है बहुत बड़ा बन गया है बिजनेस। यार अब मुझे इसको और एक्सपेंड करना है, मुझे चाहिए 10,000 और बाइक्स खरीदनी है, 10,000 ईवी बाइक्स खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है, सही मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है। लेकिन इस 10,000 बाइक्स के लिए मुझे चाहिए 100 मिलियन रुपीस। अब 100 मिलियन रुपीस मेरे पास नहीं है, मेरे जेब के अंदर मौजूद नहीं है। अब मैं 100 मिलियन रुपीस कहां से लाऊं। अब देखिए दो डिसीजन पढ़ने वाले हम, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन पढ़ने वाले जो आप BIA के सिलेबस में पढ़ेंगे। नंबर 1, क्या मुझे इस 10,000 बाइक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो मेरे प्रोजेक्ट है 10,000 EV बाइक्स खरीदो, क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी, क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस को फायदा देगी, क्या इस इन्वेस्टमेंट से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर 1 डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं। यानी आपने सोचा मुझे ये इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखे, ये 5-6 प्रोजेक्ट्स है, किस में इन्वेस्ट करो, ये बाइक्स खरीद लो या ये नई गाड़ियां खरीद लो या पेट्रोल की बाइकें खरीद लो। आपको हर प्रोजेक्ट में जो सोच रहे इन्वेस्ट करना, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रेज करना पड़ेगा। अप्रेज का मतलब पहले चेक करोगे क्या ये आपके बिजनेस को फायदा देगा, क्या आपके बिजनेस को प्रॉफिट देगा। तो इस प्रोसेस को का नाम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये क्या है, इधर हम लोग क्या ले रहे, BIA के पेपर में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि बिजनेस जब भी कोई नई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बिजनेस कोई भी नए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करता है, तो पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्या क्या टेक्निक्स होती है वो हम लोग क्लास में जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे जब देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या है, आप डिसाइड कर रहे हैं आपको कहां इन्वेस्ट करना है। अब दूसरा डिसीजन क्या है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैंने क्या, मुझे लगा ये सही डिसीजन है, मुझे क्या लगा मैं सही कर रहा हूं, ये 10,000 EV बाइक्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन इस 10,000 EV बाइक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरे जेब में पैसा नहीं है। मैं पैसा कहां से लाऊं, मैं पैसा कहां से लाऊं, बैंक से लोन लो, बैंक से लोन लूंगा तो इसका मतलब डेट। डेट क्या होता है, उधार, लायबिलिटी। क्या मैं इसको डेट फाइनेंसिंग करो, उधार दो, ये डेट को सिंपल वर्ड्स में भी आप बोले उधार, लोन। क्या मैं डेट फाइनेंसिंग करो या मैं इक्विटी फाइनेंस कर लो। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में क्या करोगे, नए शेयर इशू करोगे। अपनी कंपनी में क्या करोगे, नए शेयर इशू करोगे, बोलोगे कि पब्लिक को बोलोगे आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरे शेयर्स खरीदो, मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट करो। जब लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या होगी, इक्विटी होगी, इस पे आपका उधार नहीं होगा। सही है, आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे चैट बॉक्स में बताए, क्या आपको पता है इक्विटी और डेट क्या होता है। तो इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक्स आपको पता है। तो 100 मिलियन के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, क्या मैं इक्विटी रेस करूं, क्या मैं डेट रेस करूं। अब फॉर एग्जांपल आपने सोचा 40 मिलियन का मैं लोन ले लेता हूं, 40 मिलियन का मैं बैंक से लोन ले लेता हूं, लेकिन जो 60 मिलियन है वो मैं कैसे ले लूंगा, मैं शेयर्स इशू करूंगा, मैं शेयर्स इशू करूंगा और जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको यूज करूंगा। तो 60 मिलियन की मेरी इक्विटी हो गई, 40 मिलियन का मेरा डेट हो गया। अब मुझे बताए इन दोनों, ये दोनों मेरे लिए क्या है, दोनों क्या है मेरे लिए, फाइनेंस प्रोवाइडर्स है। इक्विटी वाला भी मुझे फाइनेंस दे रहा है, इक्विटी वाला भी फाइनेंस प्रोवाइडर है, फाइनेंस प्रोवाइडर, और मेरे पास डेट वाला भी फाइनेंस प्रोवाइडर है, मतलब जो बैंक ने मुझे दिया है वो भी फाइनेंस प्रोवाइडर है। अब कोई बंदा फाइनेंसर होता है या फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वो बोलता है मुझे रिटर्न दो, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट क्यों करो, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे रिटर्न चाहिए। ये जो 60 मिलियन वाला है, इक्विटी वाला है, उसको रिटर्न कैसे मिलता है, उसको डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलता है, उसको डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। उसने बोला, इक्विटी वाले इन्वेस्टर शेयर होल्डर ने बोला मुझे 20% का रिटर्न एटलीस्ट चाहिए,
मुझे 20% का रिटर्न एटलीस्ट चाहिए। डेट वाला बैंक ने बोला मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, सूद चाहिए, मुझे सूद चाहिए। कितने का सूद चाहिए, 12% का सूद चाहिए। इसका मतलब मेरा इक्विटी वाला 20% मांग रहा है और मेरा डेट वाला 12% का सूद मांग रहा है। तो इसका मतलब जब मैं 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा हूँ, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को रेस किया मैंने, तो मेरे पास दो लोग हैं, एक है इक्विटी होल्डर, एक है इक्विटी होल्डर। इक्विटी होल्डर कौन है, जो शेयर्स को ओन करते हैं, शेयर होल्डर्स। एक है शेयर होल्डर्स और दूसरे हमारे पास कौन है, डेट होल्डर। दूसरा कौन है, डेट होल्डर। अब इसने कितने दिया हमें, 40 मिलियन, लेकिन ये कितने बोल रहा है कि मुझे कितना सूद चाहिए, मुझे 12% का इंटरेस्ट चाहिए, 12% का रिटर्न चाहिए 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में। शेयर होल्डर कितना बोल रहा है, मुझे डिविडेंड चाहिए 60 मिलियन में, एटलीस्ट 20% का डिविडेंड दो, एटलीस्ट 20% का डिविडेंड दो। अब फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट कर लेते, 60 मिलियन इंटू 20% इक्वल्स टू, और 40 मिलियन इंटू 12% इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेट करें 60 इंटू 20% कितना होता है, 12 मिलियन। 12 ऐसा ही है, 12 मिलियन। 40 मिलियन इंटू 12% कितना होता है, निकाल लेते हैं, वैसे होता है 4.8 बनेगा। कैलकुलेटर 40 मिलियन इंटू 12%, ये आ गया 4.8 आ गया, 4.8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना रिटर्न जनरेट करना है, मेरी इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट इतना रिटर्न जनरेट करना है कि मैं इसको भी सेटिस्फाई कर दो, मैं इसको भी सेटिस्फाई कर लो। मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट का इतना रिटर्न एटलीस्ट होना चाहिए कि मैं 12 मिलियन निकाल के इक्विटी वाले को दे दो और 4.8 मिलियन निकाल के डेट वाले को दे दो, मैं अपने फाइनेंसर्स को खुश रखो। बिजनेस इनसाइट एनालिसिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप 100 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर ये इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा, इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा कि मेरे फाइनेंसर खुश रह सके, तो इससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो, इससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो। इसका मतलब 12 मिलियन प्लस 4.8 मिलियन कितना हो गया, 16.8 मिलियन। इसका मतलब ये 16.8 मिलियन मुझे एटलीस्ट कमाना है। अब ये 16.8 मिलियन मुझे कितने में से कमाना है, 16.8 मिलियन मुझे कितने में से कमाना है, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में कमाना है। अगर मैं इसको परसेंटेज में करो तो ये आ जाएगा 16.8%। इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में करो तो एटलीस्ट जो मेरा रिटर्न आना चाहिए वो आना चाहिए 16.8% का। इसी चीज को बोलते हैं वैग। इसको डिटेल में अभी नहीं बता रहा, वैग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग देने वाला था कि ये 16.8% क्या बताता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करो उसका रिटर्न एटलीस्ट 16.8% हो, क्योंकि जब रिटर्न 16.8% होगा तो वो आपके इक्विटी होल्डर का जो 20% है ना उसको भी सेटिस्फाई करेगा और आपका जो डेट होल्डर का 12% का इंटरेस्ट है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो वेग का कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने जो कैपिटल प्रोवाइडर, जो फाइनेंस प्रोवाइडर से पैसा लिया है उनको कितना एटलीस्ट रिटर्न जनरेट करके दे दो कि वो खुश हो जाए। तो ये आपका होता है वेग का कॉन्सेप्ट, ये आपका होता है वेग का कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या है, वेग का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास फाइनेंशियल, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे सिलेबस का पार्ट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक और हमारे सिलेबस में एक चीज है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अब मेरा बिजनेस है वही ज़ेब राइट्स। मेरा बिजनेस क्या है, ज़ेब राइट्स। अब ज़ेब राइट्स को एक पेमेंट देनी है चाइना को, चाइना वाले को, चाइना का सप्लायर है उसका, सही, चाइना वाला सप्लायर है, उसको पेमेंट देनी है कितने की, फॉर एग्जांपल चाइनीज करेंसी में देनी है, चाइनीज करेंसी में देनी है कितनी, 1 मिलियन। लेकिन ये देनी किस में, चाइनीज करेंसी में। और पेमेंट कब देनी है, 3 महीने बाद देनी है।
3 महीने बाद देनी है। अब मैं कहाँ हूँ, पाकिस्तान में हूँ, मैं क्या कर रहा होता, रुपीज़ को ट्रेड कर रहा होता हूँ, सही है। आज फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल चाइनीज करेंसी रुपीज़ 1 येन, ये रुपीज़ क्या 1 येन बराबर है, मुझे नहीं पता, अभी करेंसी देख लेते, चले आपको एक लाइव करेंसी देख लेते ना, लाइव देख लेते हैं हम लोग, यहाँ आते चाइनीज का वैसे चाइनीज करेंसी RTPKR सही है। चाइनीज कितना चल रहा है आज, यूएन का रेट क्या है 37.75 सही है। आज इसका रेट क्या है 1 यूएन के येन या यॉन जो भी है 1 यूएन के कितने का है 37.75 है। अब मुझे डर है मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है, मुझे डर है 3 महीने बाद ऐसा होगा मेरी इकोनॉमी की हालत सही नहीं है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान की मईशत सही नहीं चल रही, मुझे डर है 3 महीने बाद जब जाऊंगा तो ये 1 येन ये 1 चाइनीज करेंसी कितने के बराबर हो जाएगी, मुझे लग रहा है 100 रुपीज़ के बराबर हो जाएगी, मुझे लग रहा है बहुत नुकसान होने वाला है कि 100 रुपीज़ में हो जाएंगे। अब मुझे बताया जब मैं 1 मिलियन पे कर रहा हूँ, आज मैं इस रेट पे करता, अब मुझे डर है अगर 3 महीने बाद इतना हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो एक डर है। अब ये क्या है, रिस्क है मेरा, ये हुआ नहीं है, रिस्क है। अब इस रिस्क को मैं क्या करता हूँ, एज करता हूँ, एज का मतलब इसको मैनेज करता हूँ, इस रिस्क को खत्म करता हूँ। रिस्क को कैसे खत्म करता हूँ, मैं कुछ चीजें इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, मैं आज ही बैंक के पास जाऊंगा, मैं बैंक को बोलूंगा यार 3 महीने बाद पेमेंट देनी है, आज मुझे बता दो किस रेट में वो पेमेंट करोगे, आज रेट को लॉक कर दो, 3 महीने बाद मुझे 1 मिलियन की पेमेंट करनी है, आज रेट को लॉक कर दो। बैंक ने बोला सही है, मैं एक येन 50 रुपीज के बराबर दूंगा, आज लॉक कर दो, 3 महीने बाद जो भी हो, चाहे 100 में हो, 150 में हो, 10 में हो, मेरा आपसे वादा हो गया 50 रुपये का। ये क्या है, फॉरवर्ड है। और इसी तरह और बहुत सारे डेरिवेटिव्स, अभी आपको समझ ही नहीं आएगा डेरिवेटिव्स क्या है, छोड़ दे। इसी तरह और बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर्स, फॉर एग्जांपल मनी मार्केट, जैसे इंटरेस्ट की मैनेजमेंट के इंटरेस्ट और हम लोग क्या देखेंगे, इंटरेस्ट को किस तरह मैनेज करना है, इंटरेस्ट को किस तरह लॉक करना है, फिर करेंसी को किस तरह, ये करेंसी रिस्क का, ये जो हमने पढ़ा था वो क्या है, करेंसी रिस्क, करेंसी को किस तरह मैनेज करना है, और तीसरा कमोडिटी के रिस्क को किस तरह मैनेज करना है। ये 3 चीज़ों के रिस्क को मैनेज करेंगे। इन तीन चीज़ों के रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जैसे मनी मार्केट एच हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया। तो ये हम लोग क्या देखेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। बस मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा था कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रिस्क को मैनेज। फॉर एग्जांपल करेंसी में क्या कर रहे थे, कल को करेंसी बढ़ गई तो आज उसका बैठ के मैं किस तरह रिस्क को मैनेज करूँ, या मुझे कोई पेमेंट डॉलर में आने वाली है, अब मुझे डर है डॉलर का रेट कम होने वाला है, ऐसा होगा नहीं लेकिन डॉलर का रेट कम होने वाला है, तो आज मैं अपने फ्यूचर के रेट को किस तरह लॉक करूँ। तो ये जो करेंसी का रिस्क मैनेजमेंट होती है तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है। वैसे ही इंटरेस्ट की रिस्क मैनेजमेंट होती है, मुझे डर है आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो मैं आज ही आगे के रेट को लॉक कर लो, तो या रेट कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कमोडिटी, इंटरेस्ट, करेंसी के रिस्क को मैनेज करने के लिए अलग अलग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको आज चाह रहा था, अगर समझ भी नहीं आया आज तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आज बस आपको सिलेबस का ओवरव्यू बताना था। ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया, पूरा सिलेबस हो गया। अब मैं इसकी ग्रेड खोल लेता हूँ, अपने पास। अब इसकी मैं अपने पास ग्रेड खोल लेता हूँ। अब मैं अपनी ग्रेड खोल लेता हूँ, उसके बाद ये, अब आप जब ग्रेड को देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा, अब आप ग्रेड को देखेंगे ना आपको समझ आएगा। हम ग्रेड खोल लेते या आई कैप की ग्रेड आ गई। ग्रेड से पहले जब भी आप ग्रेड खोलेंगे ना तो ग्रेड में हमारे लिखा हुआ था प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल। अब इसका मतलब क्या होता है, P1 का मतलब होता है जो स्टडी टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट करवाया है सेम टू सेम सवाल आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आएंगे। जिस तरह की एग्जांपल है स्टडी टेक्स्ट में वैसी एग्जांपल सी टेस्ट होगी। P2 का मतलब है मुश्किल सवाल आएगा, कॉम्प्लेक्स सवाल आएगा, एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम होगा लेकिन सवाल का सिनेरियो मुश्किल होगा, आपका दिमाग लग रहा होगा, एनालिटिकल स्किल्स आपके यूज हो रहे होंगे। P3 आपका एडवांस होता है लेकिन फाइनल में आपके कैफ में नहीं है।
वैसे ही आपका टेस्टिंग लेवल में T1 है हमारे पास, T2 है, T3 है। T1 का मतलब मैक्सिमम 8 मार्क्स, T2 का मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स, T3 आपके कैफ में नहीं है जो कि मैक्सिमम 25 मार्क्स। इसका मतलब T1 8 मार्क्स, T2 मैक्सिमम 20 मार्क्स। तो P2 का मतलब मुश्किल सवाल, P2 का मुश्किल सवाल, P1 का मतलब आसान सवाल, T1 का मतलब 8 मार्क का मैक्सिमम, T2 का मतलब मैक्सिमम 20 मार्क का। हमारी आई कैप की BIA की ग्रेड आपके सामने, हमारे पास 4 ग्रेड्स है, A B C D। ए में हमारे पास है मैनेजरियल एनालिसिस। अभी हमने देखा मैनेजरियल एनालिसिस में क्या आता है हमारा, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, एथिकल डिलेमास, ये 3 चीजें हमारी मैनेजरियल एनालिसिस है। एक्सटर्नल एनालिसिस में हमने कौन कौन से मॉडल आज ऐसे देखे, पेस्टल, फिर BCG मैट्रिक्स, फिर पोर्टर 5 फोर्सेस। इंटरनल एनालिसिस में हमने सिर्फ आज एक मॉडल देखा, जो कौन सा मॉडल है, VRIO फ्रेमवर्क, सही है। फिर एथिक्स में हमने एक मॉडल देखा जिसके 2 मॉडल है सिलेबस में, हमने कौन सा देखा, टकर मॉडल। ये जो आपका पूरा मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है 30 to 40% का पोर्शन है आपका। 30 से 40 मार्क्स ये केस स्टडीज से आएंगे। दूसरा आपका ग्रिड डी देखे, सस्टेनेबिलिटी जो हमने देखा जिसमें ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, ESG फ्रेमवर्क, और आप और भी चीजें पढ़ेंगे जैसे स्टेक होल्डर मैपिंग थ्योरी है। तो सस्टेनेबिलिटी नई ग्रेड ऐड हुई है, लास्ट अटेम्प्ट में आई है हमारी, 10 to 15 मार्क्स की है। ये भी क्या होगी, केस स्टडीज, या इसमें बहुत आसान सवाल आएंगे, बहुत आसान सवाल आएंगे। इसका मतलब ये 2 चीजें आपकी क्या है, थ्योरी वाली, केस स्टडी। मैं 40 to 50% आपका पेपर कैसा आने वाला है, केस स्टडीज या थ्योरेटिकल पेपर आने वाला है, सही है। दूसरा आपकी 2 ग्रेड्स है B और C। B और C आपकी क्या है, नंबर वाली ग्रेड। अब पहले थ्योरेटिकल ग्रेड को डिस्कस करते हैं। ग्रेड ए में आपका क्या, मैनेजरियल एनालिसिस, हमारे पास 3 टॉपिक अभी डिस्कस किया, एक्सटर्नल, इंटरनल एनालिसिस, एथिकल डिसीजन मेकिंग, सारे P2 सारे T2। कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज प्लस बड़े नंबर की आएगी, मतलब बड़े नंबर की आएगी। फिर हमारे पास अगर ग्रेड डी जो मैंने बात की वो कौन सी है, P1 T1, मतलब सवाल जो आएंगे वो छोटे मार्क्स से आएंगे और सवाल जो आएंगे वो आसान भी आएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं। 10 से 15 मार्क्स आपको क्या मिलने वाले, फ्री के मार्क्स मिलने वाले। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान ग्रेड है। अब चलते हैं हमारी दूसरी ग्रेड। अब ग्रेड बी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं। अभी हमने जो वेग देखा ना, थोड़ा बहुत देखा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि फाइनेंस प्रोवाइडर्स आपसे इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मांग रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट कितना जनरेट करना है कि वो फाइनेंसर्स के रिटर्न को सेटिस्फाई कर सके। ये वेग का कॉन्सेप्ट है। वेग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ये एजिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अभी हमने बताया ना, इंटरेस्ट, करेंसी, कॉमोडिटी के रिस्क को मैनेज करने का नाम क्या है, एजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक्स है और इन 2 टॉपिक से ग्रेड बनती है, ग्रेड बी, रिस्क मैनेजमेंट। और ये जो ग्रेड है ये 20 to 30 मार्क्स की है और इस ग्रेड से अक्सर ऐसा होता है ये दोनों सवाल आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सवाल भी आता है और वेग का भी सवाल एक आता है लास्ट में, दोनों का एक सवाल आता है। अगर मैं चलो ग्रेड सी भी नंबर वाली ग्रेड है, नंबर क्रंचिंग ग्रेड है। 25 to 25 से 30 मार्क, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये 3 टॉपिक्स है इस ग्रेड के अंदर। ये कौन सी ग्रेड है, मेक और ब्रेक ग्रेड। अगर ये ग्रेड में अच्छा परफॉर्म कर लिया, there is a very good chance you can easily pass this paper। ये ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड है, 30 मार्क्स की ग्रेड है। इस पे अगर आपका आज सेट है 30 मार्क, 25 से 30 मार्क की ग्रेड है, 30-35 मार्क्स का टेस्ट हो जाता है। अगर आपने इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिए, बाकी आपको 70 मार्क्स में एक बेहतर नंबर चाहिए और आसानी से पेपर निकल सकता है। तो ये हमारा सिलेबस था। इस पूरे सिलेबस को अगर आप देखेंगे, हमने सबको डिस्कस कर लिया, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, हमने ब्रीफली पूरे सिलेबस को देख लिया। आप जब पढ़ने बैठेंगे ना, जब सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो आपको लिंकिंग में आसानी होगी। क्या आपको पता होगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपको पता है थोड़ा बहुत वेग क्या, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है एटलीस्ट। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, अब मैं क्या रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा। स्ट्रेटेजी सिंपल है, हम लोग नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो स्टार्ट होगा वो ग्रेड कौन सा, ग्रेड सी से, ग्रेड बी में वेग से स्टार्ट करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैंडेटरी एक लाजमी सवाल आता है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेग से स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, वेग। हम लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत नंबर का पोर्शन करेंगे। नंबर्स का पोर्शन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल है।
थोड़ा बहुत नंबर्स के पोर्शन को करके हम लोग कहाँ चले जाएंगे, थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ में, कि थोड़े बहुत हमने इंटरनल एनालिसिस कर लिया, एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया, कुछ उधर का पोर्शन क्या फिर नंबर्स में आए। हम लोग दोनों को साथ लेके चलेंगे कि कोई भी चीज़ आपकी निगलेक्ट ना हो। आपकी दो पोर्शन है ना, एक केस स्टडीज, एक नंबर वाला पोर्शन। ऐसा नहीं है आपका नंबर स्ट्रॉन्ग हो केस स्टडी वीक हो, ऐसा ना हो आपका केस स्टडी वीक हो नंबर स्ट्रॉन्ग हो। हमें ऐसा करना है कि आपका नंबर वाला गेम भी स्ट्रॉन्ग हो, आपका केस स्टडी वाला गेम भी स्ट्रॉन्ग हो, कि आप पेपर को एस करें, आप पेपर को एस करें। इतनी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, इस तरह कवर करना है कि आपका जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। अगर आप लेक्चर्स देके सिर्फ जाते हो, नॉर्मल लेक्चर्स देके जाते हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% पास कर जाओगे, 50% नहीं कर पाओगे। लेकिन इतनी मेहनत करनी है, इतना साथ देना है, जो स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ वो फॉलो करनी है। तो इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ बैठेंगे कि 99% प्रोबेबिलिटी हो इंशाल्लाह कि आप पेपर पास करेंगे। 1% ये है कि पेपर ही कैंसिल हो गया। तो वो है ना एक शेर, कितनी मेहनत कर लो, कि ये शेर है अल्लामा इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि मेहनत इतनी कर लो कि अल्लाह ताला अपनी मेहनत का सिला दे दे, और एग्जामिनर इतनी मेहनत कर लो कि वो फेल होना बनता ही नहीं है, फेल होना पॉसिबल ही नहीं है। हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी है भाई कि हमें लॉजिक को समझना है, हमें हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली करनी है। रट्टा मैं नहीं करवाऊंगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं बोलूँगा हाँ लगा लो, लेकिन हमारा सिलेबस बहुत प्रैक्टिकल है, हमारा सिलेबस बहुत प्रैक्टिकल है। तो हमारी यही स्ट्रेटेजी होगी, हम लॉजिक ओवर रोड लर्निंग में जाए, हम लोग कॉन्सेप्ट्स को करें, हम लोग आपके ब्रेन को ट्रेन करें, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हर सब टॉपिक के बाद मिलेंगे। हर सब टॉपिक के बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल वेक के अंदर हमने एक टॉपिक किया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सवाल आपके पास आ जाएंगे, वो आपको सवाल करने हैं। फिर हमने क्या कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, उसके सवाल आपके पास आ जाएंगे। तो हर सब टॉपिक में सवाल आएंगे जो पहले खुद आप अटेम्प्ट करेंगे। आपका प्रैक्टिस करना, आपका अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग सीख लेते, लेक्चर सीख लेते, पास पेपर सीख लेते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में जब पहली बार बैठोगे सवाल नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी टेस्टिंग किस तरह होगी, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा, फिर मंथली मॉक होगे। मॉक में क्या होगा, जितने टॉपिक्स आप कर चुके हो, जितने चैप्टर्स कर चुके हो, सब आ रहे होगे, तो आपका एक ऑल पूरा रिवीजन चल रहा होगा। फिर एग्जाम्स के थोड़ा हफ्ता पहले, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका एक ग्रैंड मॉक वीक होगा, जहाँ आपके 4-5 ऐसे पेपर लिए जाएंगे एग्जाम कंडीशंस के अंदर। आई कैप से मुश्किल आपके एग्जाम बनाए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम आई कैप में बैठो तो आपको पेपर आसान लगे। हमारी जो रिसोर्स होगी, हमारी खुद की एक बुक होगी, इंशाल्लाह हम लोग स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि आई कैप ने बोला हुआ है स्टडी टेक्स्ट से ही आएगा जो आएगा, और उसकी बेसिस में हमारी एक नोट्स या एक प्रैक्टिस बुक बनेगी। वो कौन सी, MAS कामयाबी किताब। तो इंशाल्लाह माइंड सेट अच्छा रखना है, एक विनिंग माइंड सेट रखना है कि प्रोसेस को ट्रस्ट करें, अल्लाह ताला पे सबसे इंपॉर्टेंट आप ट्रस्ट करें कि आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए, आपका एम, आपका वो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आप पेपर को आराम से पास कर लेंगे। और इंशाल्लाह दिस इज द लास्ट टाइम आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस टाइम इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह आप ये पेपर पास करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी ओरिएंटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारे ऑफिशियली सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।